नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास, करोड़ों का वारिस, पार्ट 3। इंस्पेक्टर पहले तो हिचकिचाया, फिर सिर हिलाकर सहमति दे दी। अजय ने नीचे बैठकर पीटर का हाथ थामा। बेजान हाथ अभी भी गर्म था। अजय ने हाथ घुमाया। उंगलियों पर गुदने वाले स्थान पर त्वचा कटी हुई थी, संभवतः दांतों से काटी गई थी। इसने काफी संघर्ष किया लगता है। हाँ, इंस्पेक्टर बोला, इसकी उंगलियों के नाखूनों में भी कोई चीज फंसी हुई है। वो मानव शरीर की त्वचा भी हो सकती है। गुदने के निशान देख रहे हो? हाँ। इंस्पेक्टर नीचे बैठ गया। पीटर का बेजान हाथ अपने हाथ में लेकर पहली और दूसरी उंगलियों के बीच छोटे से आयत के रूप में गुदे 4 डॉट्स की ओर इशारा किया। यह एक गैंग मार्क है, जिसे इसके बाद में एक और गुदने से छुपा दिया था। बहुत से पुराने गैंग मेंबर यही किया करते हैं, और लोगों के हाथों पर भी मैं ऐसे गुदने देख चुका हूँ। ऐसा गुदना किस गैंग का निशान था? शायद विशालगढ़ या सलीमपुर के किसी गैंग का। मैं यकीनी तौर पर नहीं बता सकता। इंस्पेक्टर विचारपूर्वक बोला। मैं सोच रहा हूँ, क्यों मिस्टर मेहता को पता है कि क्या पुराने गैंग का आदमी उसके घर में काम कर रहा था? इसका जवाब तो मेहता ही दे सकता है। मैं जाकर पूछता हूँ। जाओ, मुझे अभी यहाँ जरूरी कार्यवाही निपटानी है। कोठी का प्रवेश द्वार खुला पड़ा था। अजय भीतर दाखिल हुआ। मेहता सामने वाले भाग के ही एक कमरे में बैठा मिला। आओ अजय, वह एक कुर्सी की ओर हाथ हिलाकर थके से अंदाज में बोला। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। पुलिस वालों से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद मुझे नहीं थी। फॉरगेट इट, ये सब मामूली बातें हैं, अजय उसके सामने बैठता हुआ बोला। लेकिन इंस्पेक्टर रावत तजुर्बेकार और सुलझा हुआ आदमी लगता है। सब ठीक हो जाएगा। मेरा भी यही ख्याल है। मेहता के स्वर में निराशा थी। बाय द वे, तुम अपने मृत नौकर पीटर के बारे में क्या जानते हो? कुछ खास नहीं। वह चंद एक महीने पहले ही मेरे पास आया था। शुरू में मैंने उसे अपनी याट की देखभाल के लिए रखा था। वह वहीं रहता था। फिर जब मैंने याट बेच दी तो वह यहाँ आ गया, क्योंकि उसका कोई और ठिकाना नहीं था और तनख्वाह भी उसने ज़्यादा नहीं मांगी थी। मैं मानता हूँ, और तुमने भी देखा था कि घरेलू कामकाज की कोई खास काबिलियत उसमें नहीं थी। लेकिन आजकल अच्छे और भरोसेमंद नौकर मिलते ही कहाँ हैं। उसे कोई भी काम करने में उज्र नहीं था, इसलिए मैंने उसे यहीं रहने दिया। उसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हो? जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह टिककर कोई काम नहीं करता था। उसने बताया था कि वह कई तरह के काम करता रहा था। बंदरगाह पर कुक था, तट पर मजदूरी भी की, नौकाओं की देखभाल की, फर्नीचर पॉलिश करने का काम भी किया वगैरह। तुमने किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के जरिए उसे नौकरी पर रखा था? नहीं, ऐसे ही एक रोज डेक पर मिल गया था। मैं अपनी याट की सफाई कर रहा था। उसने बताया कि उसे याट की देखभाल करने का तजुर्बा है और काम की तलाश में है। मैंने उसकी ट्राई ली। वह मेहनती और अपने काम में कुशल था। तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं मांगी, तो उसे याट पर केयर टेकर रख लिया। उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मेहता के स्वर और चेहरे पर उभरे पीड़ा भरे भाव से स्पष्ट था कि मृतक पीटर उसे काफ़ी पसंद था। क्या तुम जानते हो? अजय ने हिचकिचाते हुए पूछा। पीटर का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। मेहता के चेहरे पर पीड़ा भरे भाव गहरे हो गए। नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा था। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? 2 वजह से। पहली, उसकी हथेली के पृष्ठभाग पर नीले गुदने का जो निशान था, उसके सिरे पर पहली 2 उंगलियों के बीच में 4 काले डॉट्स गुदे हुए थे। इस तरह का गुदना पुराने बदमाशों और ड्रग एडिक्ट के हाथों पर पाया जाता है। दूसरे, जिस ढंग से उसकी हत्या की गई वो गैंग किलिंग जैसा है। हत्यारा लगभग निश्चित रूप से वही आदमी था जो मेरी कार लेकर भाग गया, और वह साफ पेशेवर बदमाश नजर आता था। मेहता अविश्वासपूर्वक उसे देख रहा था। तुम्हारा मतलब है पीटर बेंजामिन अपराधियों के साथ मिला हुआ था? हाँ। ओह, क्या वह पिछले कुछ एक रोज से नर्वस था, डरा हुआ नजर आता था? मैंने ऐसा कुछ नोट नहीं किया। पीटर अपने बारे में बातें नहीं किया करता था। उसके हत्यारे से पहले भी क्या कोई उससे मिलने आया था? नहीं, कम से कम मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। वह तन्हा आदमी था। क्या वह तुम्हारे घर
और यहाँ अपनी नौकरी को अपने छुपने के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हो सकता था? पता नहीं। बाहर इंजन स्टार्ट किए जाने का शोर सुनकर मेहता उठा और खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। एम्बुलेंस कोठी से दूर जा रही थी। तुम्हारी बातों से मुझे याद आ रहा है, मेहता उसी तरह खड़ा बोला। वह इस घर की चार दीवारी में ही रहना पसंद करता था। हालांकि उसे कार ड्राइविंग आती थी। उसने बताया था कि शॉफर की नौकरी भी वह कर चुका था, लेकिन यहाँ आने के बाद शॉफर का काम उसने कभी नहीं किया। जब भी मैंने इस बारे में उससे कहा तो उसने एक ही जवाब दिया कि कारें उसके लिए मनहूस हैं। शॉफर का काम उसे कभी रास नहीं आया। लेकिन इसकी असली वजह शहर जाना अवॉइड करना भी रही हो सकती है। वह कभी शहर नहीं गया, लेकिन अब उसे वहीं तो ले जाया जा रहा है। अजय बोला। कितने लोग जानते थे कि वह यहाँ रहता था? सिर्फ मैं और मेरी पत्नी और तुम। इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई और भी इस बात को जानता था। शहर से बाहर के लोग भी तुम्हारे पास आते हैं? आते तो हैं, लेकिन कुछ एक महीनों से कोई नहीं आया। अनीता की तबीयत ठीक नहीं रहती। पीटर को यहाँ लाने की यह भी एक वजह थी। हमारा हाउसकीपर नौकरी छोड़कर चला गया था और मैं नहीं चाहता था कि अनीता सारा दिन घर में अकेली रहे। तुम्हारी पत्नी अब कैसी है? कोई खास ठीक नहीं है। क्या उसने यह वारदात होती देखी थी? मुझे नहीं लगता, लेकिन उसने मारामारी की आवाज़ें सुनी थी और कार को जाते देखा था। तभी उसने मुझे फ़ोन किया था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो वह शॉक्ड सी दरवाजे में बैठी थी। पता नहीं उसकी इमोशनल कंडीशन पर इस वारदात का क्या असर पड़ेगा। क्या मैं उससे बातें कर सकता हूँ? अभी नहीं प्लीज़। मैंने डॉक्टर मदान से उसके बारे में बातें की तो उसने सेडेशन देने की सलाह दी थी। इंस्पेक्टर रावत भी इससे सहमत है कि अभी उससे पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। आखिरकार इंसानी दिमाग कितना बर्दाश्त कर सकता है, इसकी भी एक हद होती है। मेहता ने इस ढंग से कहा था मानो खुद से बातें करता रहा था। वह खिड़की की ओर से पलटा तो उसके कंधे झुके हुए थे। तेज धूप में चेहरा सफ़ेद और फूला सा नजर आ रहा था। इस वारदात ने मुझे भी हिलाकर रख दिया है, वह बोला। हालांकि जाहिर तौर पर मुझसे और अनीता से उसका कोई रिश्ता नहीं है, इसके बावजूद गहरा रिश्ता है। पीटर हमारे घर के सदस्य की तरह था। मुझे इस पर भरोसा था, लेकिन वह हमारे घर के दरवाजे पर मारा गया। इस वजह से मौत का खौफ हम तक भी आ पहुंचा है। तुमने बताया है पीटर घर के सदस्य जैसा था। वह अंदर ही सोता था? हाँ। क्यों? मैं उसका कमरा देखना चाहता हूँ। आओ। अजय उठकर उसके साथ हो लिया। सहज पार करने के बाद एक अन्य कमरे से गुजरकर वे पिछली तरफ के एक बेडरूम में पहुंचे। कमरा फर्निश्ड था। सिंगल बेड, चेस्ट ऑफ ड्रॉर, एक कुर्सी, मेज़, ड्रेसिंग टेबल वगैरह। तुमको यहाँ जो देखना है देखो, मैं अनीता के पास जा रहा हूँ। मेहता चला गया। अजय कमरे की तलाशी लेने लगा। अलमारी में कपड़ों के नाम पर 2 जीन्स, 2 पैंटें, 3 टी-शर्ट, 2 कमीजें और एक नीले रंग का सस्ता सा सूट था जो सलीमपुर के एक स्टोर से खरीदा गया था। चेस्ट ऑफ ड्रॉर में 2 रुमाल, 3 जोड़ा जुराबे, 3 अंडरवियर, 4 बनियानों और 2 सफ़ेद कमीजों के अलावा उसमें 38 कैलिबर की पिस्तौल की गोलियों का एक बॉक्स था। उसमें पूरी 100 गोलियां न होकर कुछ कम थी, लेकिन उन्हें चलाने वाली पिस्तौल कहीं नहीं थी। पीटर का सूटकेस पलंग के नीचे था। पुराना, बदरंग और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। उसके दोनों लॉक्स टूटे हुए थे। अजय ने सूटकेस बाहर खींचा, स्ट्रैप्स खोलकर ढक्कन ऊपर उठा दिया। उसमें भारी और ऊनी कपड़ों के अलावा चौड़े फल वाला एक चाकू था। हार्वर्ड क्लब द्वारा इशू किए गए कार्ड से जाहिर था कि पीटर बेंजामिन 1975 में उस क्लब का मेंबर था। कार्ड के साथ ही एक लेटर था जिस पर पाने वाले का पता लिखा था, मिस्टर पीटर बेंजामिन, केयर ऑफ जनरल डिलीवरी, बैंक रोड, पोस्ट ऑफिस, विशालगढ़। स्पष्ट था कि पीटर जिंदगी भर तन्हा नहीं रहा था। अजय ने लिफाफे से निकालकर लेटर पढ़ा। डियर पीटर, हालांकि जितनी तकलीफ़ें तुमसे मुझे मिली हैं उन्हें देखते हुए डियर लिखना गलत है, लेकिन अब वे सब खत्म हो गई हैं और मैं खुद को इसी हाल में रखूँगी। मुझे उम्मीद है तुम भी इसे रियलाइज़ करोगे, इसलिए तुम्हें यह खत लिख रही हूँ। तुमने ज़िंदगी में कभी एक सच्चाई का एहसास नहीं किया जब तक कि इसने तुम पर तगड़ा वार नहीं कर दिया। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि तुमसे किसी भी तरह का प्यार
या लगाव अब मुझे नहीं रहा। गुजरे दिनों के बारे में सोचती हूँ तो समझ नहीं पाती कि कैसे तुम्हें कभी मैंने प्यार किया था। तुम्हारे प्रति वो मेरा शारीरिक आकर्षण था। जब मैं सोचती हूँ उन तकलीफ़ों के बारे में जो तुमने मुझे दी थी, बार बार तुम्हारी नौकरियाँ छूट जाने के बारे में, तुम्हारी मार कुटाइयों और शराब की लत के बारे में, तो एक ही नतीजा सामने आता है कि तुम मुझे कतई प्यार नहीं करते थे। इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। यह बिल्कुल मत समझना कि मेरे मन में अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत जैसा कोई भाव है। तुम्हारे साथ चिपकी रहने के लिए मैं खुद को ही कसूरवार मानती हूँ। तुमने तो बार बार मुझे खुली वार्निंग दी थी। न जाने तुम किस मिट्टी के बने आदमी थे। मानना पड़ेगा कि मुझे खत लिखकर तुमने बड़े हौसले का काम किया था। पता नहीं मेरा एड्रेस तुम्हें कैसे मिल गया। संभवतः अपने किसी भ्रष्ट पुलिसिए दोस्त से तुमने पता लगाया होगा, लेकिन उनका कोई डर मुझे नहीं है। मैंने एक बढ़िया आदमी से शादी कर ली है और पूरी तरह सुखी एवं संतुष्ट हूँ। वह जानता है कि मैं पहले तुम्हारी पत्नी थी, लेकिन हमारे बारे में वह नहीं जानता। अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज़ है तो मुझसे दूर रहना और आइंदा कोई खत मुझे मत लिखना। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी मत करना, वरना मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी कर दूंगी। चंदनगढ़ के वाक्य को याद रखना। मुझे उम्मीद है तुम उतना ही मोटा पैसा कमा रहे होंगे जितना कि अपने खत में तुमने लिखा था। तुम्हारी नई जिंदगी में तुम्हारे लिए सफलता की कामना करती हूँ। मारिया, मिसेस विक्टर सैमुअल। पुंशचा, यह बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर तुम समझते हो मैं कभी तुम्हारे पास लौटूंगी तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। विक्टर एक सफल बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। किसी भी कीमत पर उसे खोना मैं नहीं चाहूँगी, जबकि तुमने वाकई मुझे जंजाल में फंसा दिया था। यह तुम भी जानते हो। खैर, तुमसे कोई शिकायत मुझे नहीं है, बस मुझसे दूर ही रहना प्लीज़। लेटर में तारीख या लिखने वाली का कोई पता नहीं दिया था, लेकिन लिफाफे पर लगी डाक खाने की मोहर में शांतिपुरम सलीमपुर पढ़ा जा रहा था। अलबत्ता तारीख साफ नजर नहीं आ रही थी। अजय ने तमाम चीजें वापस रखकर सूटकेस बंद करके पलंग के नीचे खिसका दिया। वह बाहर सहन में आ गया। दूसरी तरफ वाले एक कमरे में किसी स्त्री के कराहने की आवाज आ रही थी। सहसा कांच का एक स्लाइडिंग डोर खोला गया तो कराहने की आवाज तेज हो गई। मेहता ने बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया तो वो आवाज पुनः धीमी हो गई। कोई काम की चीज मिली? मेहता ने पास होकर पूछा। वह एक ड्रॉर में पिस्तौल की गोलियां तो रखता था, अजय ने जवाब दिया, लेकिन पिस्तौल वहां कोई नहीं मिली। मुझे मालूम नहीं कि पीटर के पास कोई पिस्तौल थी। हो सकता है वो उसने बेच दी थी, या मुमकिन है हत्यारा उससे वो छीनकर ले गया हो। और कुछ? अगर उसकी बैकग्राउंड का पता मुझे लगाने देना चाहते हो तो उसकी भूतपूर्व पत्नी के बारे में एक लीड मुझे मिली है। इसे पुलिस पर ही क्यों नहीं छोड़ देते? इंस्पेक्टर रावत मेरा पुराना दोस्त और तजुर्बेकार अफसर है। मैं चाहता हूं तुम अपना ध्यान अनिल दीवान के केस पर लगाओ। अनिल दीवान का केस इतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, भले ही ना हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम उसी पर काम करो। कोमिला वर्मा से कोई मदद मिली? थोड़ी सी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ किया जा सकता है। मैं कार से सलीमपुर जाने की योजना बना रहा था। तुम प्लेन से चले जाओ। मैंने 15,000 रुपये का चेक तुम्हारे लिए बना दिया है और 10,000 रुपये नकद दे रहा हूँ। मेहता ने जेब से चेक और नोट निकाल कर उसे दे दिए। अगर और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक फ़ोन कर देना। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यह बेकार पैसा बहाने वाली बात है। मेहता कुछ नहीं बोला। उसकी अपनी समस्याएं ज़्यादा जटिल थी। ग्लास डोर के पीछे से आती कराहने की आवाज़ें लगातार तेज होती जा रही थी। अजय उससे विदा लेकर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। इत्तेफाक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ इत्तेफाक इस ढंग से सामने आते हैं कि उन्हें महज इत्तेफाक नहीं समझा जा सकता। ऐसा ही कुछ प्लेन में सवार अजय के साथ हो रहा था। वह देर तक मिसेस दीवान के बेटे की गुमशुदगी और पीटर की हत्या के बीच रिश्ता कायम करने की कोशिश करता रहा था। जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो उसने कोशिश करनी ही बंद कर दी। वह कोमिला वर्मा द्वारा दी गई मैगजीन नई कविताओं के पन्ने पलटने लगा।
मैगजीन में संपादक और प्रकाशक के तौर पर किसी नफीस अहमद बेनजीर का नाम छपा था। उसकी अपनी भी एक गज़ल उसमें छपी थी और वो चंदन के मुकाबले में हर लिहाज से कहीं ज़्यादा बढ़िया थी। अजय ने अनिल दीवान की कविता एक बार फिर पढ़ी और सोचा कि क्या चंदन उसने अपनी पत्नी के ऊपर लिखी थी। तभी अचानक उसे याद आया कि सलीमपुर के पास दक्षिण में सागर तट पर चंदनगढ़ नाम का एक कस्बा था। पीटर की एक्स वाइफ ने भी उसे लिखे अपने खत में चंदनगढ़ का जिक्र किया था। प्लेन सलीमपुर एयरपोर्ट पर लैंड करना आरंभ कर चुका था। लगभग 10 मिनट बाद पब्लिक टेलीफोन बूथ में खड़ा अजय स्थानीय डायरेक्टरी के पन्ने पलट रहा था। हालांकि काफ़ी अरसा गुजर चुका होने की वजह से कोई उम्मीद उसे नहीं थी, लेकिन डायरेक्टरी में विक्टर सैमुअल 780 शांतिपुरम पाकर उसे आशा की हल्की सी किरण नजर आने लगी। उसने नंबर डायल किया। जवाब में किसी बच्चे का स्वर लाइन पर उभरा। हेलो, मिसेस सैमुअल हैं? अजय ने पूछा। होल्ड कीजिए, उसी स्वर में कहा गया। मम्मी, आपके लिए फ़ोन है। लाइन पर संक्षिप्त मौन के पश्चात शांत लेकिन सावधान स्त्री स्वर सुनाई दिया। मारिया सैमुअल स्पीकिंग। हु इज़ कॉलिंग प्लीज़? अजय कुमार। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन बेंजामिन को तो जानती हैं। किसे? गहरी सांस लेकर पूछा गया। क्या नाम बताया? बेंजामिन, पीटर बेंजामिन। तो आप उसे जानती थी ना? शायद काफ़ी अरसे पहले जानती थी, शायद नहीं भी जानती थी। अजय को यकीन होने लगा कि वह पीटर को खत लिखने वाली स्त्री से ही बातें कर रहा था। इस तरह की बातों से कोई फ़ायदा नहीं होगा मिसेस सैमुअल। मेरे पास एक जानकारी है, आप सुनना चाहती हैं? नहीं। अगर आप पीटर बेंजामिन की बातें कर रहे हैं तो नहीं। स्त्री के स्वर में और ज़्यादा कड़ापन आ गया था। उसकी कोई परवाह मुझे नहीं है। उससे कह देना कि मुझसे दूर ही रहे। शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। वह वही मारिया थी, पीटर की एक्स वाइफ। सॉरी, अजय बोला। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह मर चुका है। क्या? मर गया? मैं उसके मर्डर केस की जांच कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में आपसे बातें करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो इसका पता भी अभी चला है। मैं जानता हूँ, इसलिए आपको फ़ोन किया है। उसकी हत्या किसने की थी? आप मिलेगी तो बता दूंगा। आपने कैसे समझ लिया कि मैं आपसे मिलूंगी? अजय ने जवाब नहीं दिया। आप इस वक्त कहाँ हैं? दूसरी ओर से पूछा गया। सलीमपुर एयरपोर्ट पर। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे घर आए। मेरा पति। आपकी परेशानी को मैं समझता हूँ। मैं आपको आईटीडीसी के रेस्टोरेंट में मिलूंगा। आप यूनिफॉर्म में हैं? स्पष्ट था कि वह अजय को पुलिस अफसर समझ रही थी। अजय ने भी अभी असलियत बताना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, इस वक्त सादा लिबास में हूँ। वह बोला। मैंने ग्रे सूट पहना हुआ है। प्रवेश द्वार के पास खिड़की के साथ वाली मेज पर बैठा मिलूंगा। मैं 20 मिनट में पहुँच जाऊँगी। शुक्रिया। आपका नाम अजय कुमार है? हाँ। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। अजय बूथ से निकलकर रेस्टोरेंट में जा बैठा। वहाँ रश नहीं था। कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेता हुआ वह इंतज़ार करने लगा। करीब 25 मिनट बाद एक स्त्री अंदर दाखिल हुई और दरवाजे के पास छिटक कर वहाँ मौजूद आदमियों पर निगाहें दौड़ाने लगी। अंत में उसकी निगाहें अजय पर जम गई। फिर हिचकिचाती सी उसकी ओर बढ़ी। अजय खड़ा हो गया। मिसेस सैमुअल? आगंतुका धीरे से सिर हिलाकर उसके सम्मुख बैठ गई। सलीके के लिबास वाली और 45 पार कर चुकी उस स्त्री के नैन नक्श से स्पष्ट था कि जवानी के दौर में यकीनन वह खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती का प्रमुख आकर्षण यकीनन उसकी आंखें रही होंगी। मैं आना तो नहीं चाहती थी। चेहरे की भांति उसका स्वर भी तनावपूर्ण था। फिर भी आ गई। कॉफ़ी लेंगी आप? अजय ने पूछा। नहीं धन्यवाद। साफ साफ बताइए, क्या बात है? अजय ने बता दिया। बेचारा पीटर। उसकी कथन की समाप्ति पर वह गहरी सांस लेकर बोली। आप जानते हैं उसकी हत्या क्यों की गई थी? मुझे उम्मीद थी इस मामले में आप मेरी मदद कर सकती हैं। आप पुलिस वाले नहीं हैं? नहीं, मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। मेरी समझ में नहीं आता आप मेरे पास क्यों आए हैं। 15 साल से मेरा कोई रिश्ता पीटर से नहीं रहा। 10 साल से तो उनकी शक्ल भी मैंने नहीं देखी।
वह वापस मेरे पास आना चाहता था। शायद इधर उधर धक्के खाकर थक गया था, लेकिन एक भले आदमी से शादी करके मैं खुश हूँ। पीटर का आखिरी समाचार आपको कब मिला था? कोई साल भर पहले। उसने विशालगढ़ से मुझे खत लिखा था कि काफ़ी पैसा कमा लिया है और अगर मैं उसके पास लौट आऊँ तो वह सारी सुख सुविधाएं मेरे लिए जुटा सकता था। मिसेस सैमुअल के लहजे में तलखी थी। दरअसल पीटर सपनों की दुनिया में जीने वाला आदमी था। उसकी शादी के बाद शुरू में तो मैं भी उसके सपनों में यकीन किया करती थी, मगर उसका कोई सपना कभी हकीकत नहीं बन सका। अब मुझे सोचकर भी अजीब लगता है कि इतने सालों तक क्यों उसके साथ चिपकी रही। पीटर किस किस्म के सपने देखता था? ऐसे बड़े सपने जिनका हकीकत बनना नामुमकिन था। मसलन वह रेस्टोरेंट की ऐसी चेन खोलना चाहता था जहां दुनिया के सभी देशों का भोजन मिल सके। हालांकि उन दिनों बंदरगाह पर मामूली रेस्टोरेंट में वह मामूली कुक था। फिर उसने एक ऐसी तरकीब निकालने का दावा किया जिससे रेस में जीतने वाले घोड़े का पता लगाया जा सकता था। इसमें उसने सारी जमा पूंजी और मेरे गहने तक बेचकर दांव पर लगा दिए। घर का फर्नीचर भी गिरवी रख दिया था, जिसे छुड़ाने के लिए मुझे पूरे 6 महीने तक ओवर टाइम में नौकरी करनी पड़ी। ऐसे थे पीटर के सपने। मैं नौकरी करती थी और वह मेरी तनख्वाह को रेस में फूंक डालता था। आप उस जैसे आदमी के चक्कर में कैसे फंस गई? जवानी में पीटर काफ़ी हैंडसम था। मैं उसे प्यार करने की बेवकूफ़ी कर बैठी। असल में वो प्यार न होकर शारीरिक आकर्षण था। खैर, मुझे यकीन था कि उसे सुधारने में कामयाब हो जाऊंगी, एक अच्छी औरत का प्यार देकर। हालांकि मैं न तो कोई अच्छी औरत थी और न ऐसी होने का दिखावा करती थी, फिर भी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। आपकी उससे मुलाकात कहाँ हुई थी? सलीमपुर हॉस्पिटल में। मैं ट्रेंड मिडवाइफ हूँ, लेकिन उन दिनों ऑर्थोपेडिक वार्ड में आया का काम करती थी। पीटर उसी वार्ड में दाखिल था। उसकी नाक की हड्डी और 3 पसलियाँ टूटी हुई थी। उसकी वो हालत गैंग फाइट में हुई थी। गैंग फाइट में? हाँ, पीटर ने यही बताया था कि बंदरगाह पर 2 गिरोहों के बीच मारपीट हो गई थी। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था, मगर जब तक मैं उसे चाहने लगी थी। ठीक होने पर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, तो भी रोजाना मैं उससे मिलती रही। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। फिर एक रोज़ मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली, उससे शादी करके। यह कब की बात है? 1971 की। उन दिनों मेरी उम्र 23 साल थी। क्या तुम्हारा पति जुआ खेलता था? उसे मेरा पति कहकर मत पुकारो प्लीज़। यह ठीक है कि मैंने उससे शादी की थी। उसकी वफादार पत्नी भी बनी रही, मगर वह कभी पति नहीं बन सका। सही मायने में पति मुझे अब मिला है। मैं और ज़्यादा देर नहीं रुक सकूंगी। कुछ एक मिनट और रुक जाइए। पीटर के बारे में जो मैं जानती थी आपको बता दिया है। वह तनिक हंसी। अगर उसके बारे में मैं सब कुछ बताने लगी तो सारी रात बैठना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ देर और रुक जाती हूँ, अगर आप वादा करें कि मेरा नाम इस मामले में कभी बीच में नहीं आएगा। मेरा पति शरीफ आदमी है और मैं नहीं चाहती कि सुखी गृहस्थी। मैं वादा करता हूँ आपका नाम बीच में नहीं आएगा, कहकर अजय ने पूछा, क्या पीटर जुआरी था? हाँ, लेकिन छोटे दर्जे का। उसकी औकात जो छोटी थी। विशालगढ़ में जो उसने मोटा पैसा कमाने की बात खत में लिखी थी, उसके बारे में यह भी लिखा था कि वो कमाया कैसे था। नहीं, लेकिन जुए से नहीं कमाया होगा, क्योंकि इस मामले में न तो वह लक्की था और ना ही मोटे दाव लगाया करता था। उसका वो खत अभी भी आपके पास है? नहीं, मैंने उसी रोज़ जला दिया था। क्यों? क्योंकि उस गंदगी को घर में रखना मैं नहीं चाहती थी। क्या पीटर कभी पुलिस के चक्कर में पड़ा था? मतलब, क्या वह कभी गिरफ्तार हुआ था? कई बार। किस जुर्म में? शराब पीकर झगड़ा करते हुए। वह पिस्तौल रखता था? जब तक मैं उसके साथ रही उसे हथियार रखने से रोकती रही। लेकिन वह रखता था? मैंने यह तो नहीं कहा। मेरा मतलब है, अगर वह रखना चाहता भी था तो मैंने उसे नहीं रखने दिया। स्पष्ट था कि वह बात को टाल रही थी। क्या उसके पास पिस्तौल थी? मैं नहीं जानती। अब वह खुलकर बातें नहीं कर रही थी, इसलिए अजय ने उसे झटका देने का फैसला किया। पीटर को लिखे अपने खत में आपने चंदनगढ़ का जिक्र उसे धमकी देने के इरादे से किया था। उसने पूछा, वहाँ क्या हुआ था?
अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया, होठ कस गए और आंखें सिकुड़ गई। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि अपने खत में मैंने चंदनगढ़ का जिक्र किया था। वह होठों पर जीभ फिराकर बोली, लेकिन मुझे याद है, आपने लिखा था, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी मत करना, वरना मैं तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दूंगी। चंदनगढ़ के वाक़ये को याद रखना। अगर मैंने ऐसा लिखा था तो भी मुझे याद नहीं कि इसका क्या मतलब था। मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से करीब 40 मील दूर चंदनगढ़ नाम का एक छोटा सा शहर है। अच्छा, अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह जानती हो। अजय आपके स्थान पर तुम पर आ गया। चंदनगढ़ का वो क्या वाकया था? पीटर ने वहाँ क्या किया था? मुझे याद नहीं। जैसी कि उसकी आदत थी, मेरे साथ कोई मक्कारी की होगी उसने। लेकिन अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वह साफ झूठ बोलती नजर आ रही थी। इससे तुम्हें फ़र्क पड़ सकता है, अजय बोला। क्या तुम और पीटर चंदनगढ़ में रहते थे? हाँ, अगर उसे वाकई रहना कहा जा सकता है। मैं वहीं मिडवाइफ का काम करती थी। कब? काफ़ी पुरानी बात है, मुझे याद नहीं कौन सा सन था। तुम किसके लिए काम कर रही थी? बहुत से लोगों के लिए काम किया था, उनके नाम मुझे याद नहीं है। उसने आगे झुककर अजय के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए पूछा, वो खत है तुम्हारे पास? उसे मैंने वहीं छोड़ दिया जहाँ से मुझे मिला था। कहाँ मिला था? पीटर की सूटकेस में, उस आदमी के घर में, वहीं वह काम करता था। तुम यह क्यों पूछ रही हो? मुझे वह खत वापस चाहिए। किस लिए? वो मेरा खत है, मैंने लिखा था। तब तो तुम्हें पुलिस के पास जाना पड़ेगा। अब तक तो वह उनके हाथ लग चुका होगा। वह चारों ओर यूं देखने लगी मानो उसे वहां किसी पुलिसमैन की उपस्थिति की अपेक्षा थी। पुलिस यहाँ भी आएगी शीघ्र? यह इस पर निर्भर करता है कि पुलिस हत्यारे को कितनी जल्दी पकड़ती है। हो सकता है वह पहले ही पकड़ा जा चुका हो। उस हालत से इस तरफ की लीड पर कोई ध्यान वे नहीं देंगे। तुम बता सकती हो हत्यारा कौन था? मैं कैसे कह सकती हूँ? मैंने तो 10 साल से पीटर की शक्ल भी नहीं देखी थी। चंदनगढ़ में हुए वाक़ये के बारे में तो बता सकती हो। उसकी आंखों में भय छलकने लगा। उसकी हालत कुछ ऐसी थी मानो अजय के पास बैठने में भी डर लग रहा था और उसे छोड़कर जाने में भी। बार बार इस बात को दोहराना बेकार है। कई पल की खामोशी के बाद वह बोली, अगर कुछ हुआ भी था जो मुझे याद नहीं है, तो वो मेरे और पीटर के बीच था। किसी और से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। समझने की कोशिश करो, पीटर बेंजामिन का मर्डर आज ही किया गया। तुम उम्मीद करते हो मैं उसका मातम मनाऊंगी? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ऐसी कोई जानकारी होगी जिसका ताल्लुक उसकी मौत से हो सकता है। मुझे जो कहना था कह चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। उसके या किसी के भी मर्डर के पचड़े में तुम मुझे नहीं फंसा सकते। तुम अनिल दीवान नाम के किसी आदमी को जानती थी या उसका नाम सुना था? नहीं। और शिशिर शर्मा को? नहीं। वह तेजी से उसी ओर पलटकर बाहर निकल गई। अजय ने वेटर से टेलीफोन डायरेक्टरी मंगाई। नई कविताएं में संपादक एवं प्रकाशक नफीस अहमद बेनजीर का जो एड्रेस छपा था करीब 23 साल पुराना था, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे अरसे के बाद भी बेनजीर उसी पते पर रह रहा होगा या उसने टेलीफोन की सुविधा प्राप्त कर ली होगी, जो कि पहले उसे उपलब्ध नहीं थी, वरना मैगजीन में एड्रेस के साथ फ़ोन नंबर भी छपा होता है। फिर भी कोशिश करने में कोई बुराई नज़र नहीं आई। अजय की किस्मत तेज थी, उसकी कोशिश कामयाब रही। बेनजीर न सिर्फ लोअर रिंग रोड के उसी पते पर रह रहा था, बल्कि उसने टेलीफोन भी लगवा लिया था। उसने नंबर नोट करके बिल चुकाया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। पब्लिक टेलीफोन बूथ में जाकर नंबर डायल किया। संबंध स्थापित होने पर एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। हेलो, बेनजीर साहब हैं? अजय ने पूछा। किस लिए पूछ रहे हो? मैगजीन में छपी एक कविता के सिलसिले में। आप पब्लिशर या एडिटर हैं? दोनों। अजय ने झूठ का सहारा लिया। मेरा नाम अजय कुमार है। ओह, स्त्री के स्वर में नरमी आ गई। बेनजीर साहब इस वक्त कहाँ हैं मैं नहीं जानती। रात के खाने पर भी वह घर नहीं आएंगे, लेकिन आज रात कदरदान जरूर जाएंगे। कदरदान? जी हाँ, यह एक बिल्कुल नए किस्म का क्लब है।
शायरी के शौकीनों का। बेनजीर साहब ने आज रात वहाँ अपनी गज़ल सुनानी है। अगर आपको अच्छी शायरी में दिलचस्पी है तो वहाँ ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। बेनजीर साहब वहाँ किस वक्त पहुँचेंगे? करीब 10 बजे। शुक्रिया। अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। 10 बजने में अभी 3 घंटे बाकी थे। एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आकर उसने एक कार रेंटल एजेंसी से किराए पर ली। पास ही मौजूद वाइन शॉप से पीटर स्कॉच की बोतल खरीदकर शहर की ओर रवाना हो गया। कॉरपोरेशन के पार्किंग लॉट में कार पार्क करके वह पैदल ही होटल आकाश की ओर बढ़ गया। औसत दर्जे का होते हुए भी होटल बढ़िया था। अजय पहले भी कई बार वहां ठहर चुका था और वहां के स्टाफ के कई लोगों से परिचित था। रिसेप्शन पर मौजूद अधेड़ नया था। आवश्यक औपचारिकताओं के पश्चात उसने अजय को कमरे की चाबी सौंप दी। आपका सामान सर। अजय ने कागज में लिपटी विस्की की बोतल उसे दिखा दी। मेरी कार चोरी हो गई थी। यह तो बहुत बुरा हुआ, अधेड़ ने कहा। हालांकि उसके चेहरे पर अविश्वासपूर्ण भाव थे। लेकिन सामान पास में न होने की वजह से आपको एडवांस देना होगा। कितना? 500 रुपये। अजय ने रुपए दे दिए। अधेड़ ने बेल बॉय को बुलाकर अजय को कमरे में पहुंचाने के लिए कह दिया। बेल बॉय का नाम कीमती लाल था और वह अजय से परिचित था। दोनों लिफ्ट में सवार हो गए। कैसे हो कीमती लाल? अजय ने पूछा। वैसे तो मजे में हूँ, लेकिन जोड़ों का दर्द फिर परेशान कर रहा है साहब। दवा ले रहे हो ना? जी हाँ, दवा लेता रहता हूँ तो दर्द दबा रहता है। दवा बंद करते ही फिर परेशान करने लगता है। तीसरे खंड पर दोनों लिफ्ट से बाहर आ गए। कमरे में पहुंचकर कीमती लाल बोला, इस दफा बहुत दिनों बाद आए हो साहब? हाँ, आजकल मसरूफियत बढ़ गई है, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल पाया हूँ। काम के सिलसिले में आए हैं? नहीं, थोड़ी तफरी करने। विराटनगर को छोड़कर। मैंने तो सुना है दुनिया भर के तमाम तफरी के साधन वहाँ मौजूद हैं। तुमने ठीक सुना है, लेकिन थोड़ा टेस्ट बदलना चाहता हूँ। यहाँ कदरदान नाम का कोई नया क्लब खुला है? जी हाँ, लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों? दरअसल वो क्लब नहीं, शायरी के शौकीन लोगों के मिलने का एक ठिकाना है। बियर और विस्की थोड़ी सस्ती होने की वजह से सुनने वालों का जमघट भी वहाँ लगा रहता है। उर्दू के शायर खुद को गालिब और मीर से कम नहीं समझते और हिंदी के कवियों में खुद को पंत, दिनकर और नीरज समझने वालों की कमी नहीं है। वे लोग ऑर्केस्ट्रा पर तरन्नुम से अपनी गजलें और कविताएं पढ़ते हैं। तब तो जगह मज़ेदार होनी चाहिए, अजय बोला। तुमने नफीस अहमद बेनजीर का नाम सुना है? जी हाँ, सुना है। शायर तो अच्छा है, लेकिन हर वक्त अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में रहता है। आप वाकई वहाँ जाएंगे? हाँ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। रूम सर्विस के बेरे को भेज देना। कीमती लाल चला गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।